आइए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की गहराई में उतरते हैं। हाँ। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। ये संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो इस पर काफी विस्तार से रोशनी डालती है। जी। तो आज इस चर्चा का मकसद है उस सामग्री के आधार पर ये समझना कि ये अधिकार आखिर हैं क्या, इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं, इनकी खास बातें क्या हैं और ये इतने अहम क्यों हैं। एक बात तो साफ है कि ये अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित तो है। हाँ, प्रेरणा वहां से ली गई है। लेकिन हमारे यहाँ ये कहीं ज्यादा डिटेल में है। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसे साफ और सरल तरीके से समझे और कुछ रोचक बातें भी सामने लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये सवाल कि इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, लोकतंत्र और हर व्यक्ति की गरिमा के लिए ये इतने बेसिक क्यों माने जाते हैं। जी। चलिए इसी को खोलते हैं। हाँ, ये मैग्ना कार्टा वाली बात, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बेसिकली सरकार की पावर पर लिमिट लगाता है ना? अच्छा, हाँ, जैसे इंग्लैंड में हुआ था। बिल्कुल, वही कॉन्सेप्ट है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इंग्लैंड में वो पहला बड़ा दस्तावेज था जो राजा की शक्तियों पर लगाम लगाता था। भारत के संविधान का भाग 3 भी कुछ वैसा ही करता है। ये सरकार की ताकत पर सीमाएं तय करता है और लोगों को अधिकार देता है। समझी। तो इसीलिए शायद इसे भारत का मैग्ना कार्टा कह देते हैं। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, मेन मकसद तो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूती देना। मतलब तानाशाही रोकना। हाँ, बिल्कुल। देश में किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही को रोकते हैं और सरकार की दखलंदाजी से आम इंसान की आज़ादी की रक्षा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कानून के राज की बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के राज की नहीं। और इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं? क्या ये बाकी कानूनों से अलग है? कुछ खास है इसमें? बिल्कुल, बहुत खास हैं। इन्हें मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इन्हें सीधे संविधान गारंटी देता है और बचाता है, और संविधान तो देश का सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल कानून है। अच्छा, ये बेस लॉ है। हाँ, ये वो नींव है जिस पर बाकी कानून टिके हैं। दूसरी बात, ये माना जाता है कि किसी भी इंसान के पूरे विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, दिमागी, नैतिक या आध्यात्मिक, ये अधिकार बहुत जरूरी हैं। इनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। एक और बात, जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे। ओह, 7 थे? हाँ, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, उसे 1978 में 44वें संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, तो अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है? नहीं, अब वो एक कानूनी अधिकार है। हाँ। अनुच्छेद 300A के तहत। तो आज की तारीख में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6, ठीक है। तो वो 6 श्रेणियां कौन-कौन सी हैं? जरा संक्षेप में बताएंगे? हाँ, जो दस्तावेज हमारे पास हैं उनके मुताबिक ये 6 समूह हैं। हाँ। पहला, समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ओके, समानता। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता। हाँ। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है। पांचवां, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये हैं अनुच्छेद 29-30। कल्चरल एंड एजुकेशनल। और छठा, और ये बहुत खास है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इस पर हम बाद में जरूर बात करेंगे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी लगता है। तो ये तो हो गई लिस्ट, लेकिन इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें यूनिक बनाता है? स्रोत सामग्री इनकी कुछ विशेषताओं पर रोशनी डालती है। जैसे एक पॉइंट था कि कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, सही, जबकि कुछ हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो विदेशी हो या कोई कंपनी जैसी लीगल एंटिटी। बिल्कुल सही कहा। और एक बहुत अहम बात यह है, और ये समझना जरूरी है, कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं। अच्छा, मतलब लिमिट्स है। हाँ, सरकार इन पर उचित पाबंदियां, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब कौन सी पाबंदी उचित है और कौन सी नहीं, ये तय करना अदालतों का काम है। ओह, तो कोर्ट तय करती है। हाँ, यहीं पर वो संतुलन साधने की कोशिश होती है, व्यक्तिगत आजादी और समाज के हित के बीच। एक और दिलचस्प बात, ज्यादातर अधिकार तो सरकार के एक्शन के खिलाफ मिलते थे, कि सरकार कुछ गलत ना करे। हाँ, स्ट्रेट के अगेंस्ट। हाँ, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी सुरक्षा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल। न्यायोचित मतलब कि कोर्ट जा सकते हैं अगर अधिकार न मिले। बिल्कुल, अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे अदालत जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट तो इन अधिकारों का रक्षक और गारंटर है।
अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। वाह, सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है जी, इन्हें बदला भी जा सकता है। सामग्री बताती है कि संसद इनमें बदलाव कर सकती है। हाँ, कर सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है, कोई आम कानून बनाकर नहीं। और ये भी शर्त है कि बदलाव ऐसा न हो जो संविधान के मूल ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दे। एकदम सही, वो केशवानंद भर्ती केस वाली बात। और राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के समय इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अच्छा, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, वो कौन से हैं? अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये इमरजेंसी में भी बने रहते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इनके दायरे को कुछ और अनुच्छेद भी सीमित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 31A, 31B, 31C। ये कुछ खास तरह के कानूनों को बचाते हैं, खासकर जमीन सुधार जैसे मामलों में। फिर अनुच्छेद 33 है, जो संसद को ये ताकत देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सीमित कर सके। अच्छा, उनके लिए अलग नियम। हाँ, और अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर कहीं मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू है तो वहां भी ये अधिकार सीमित हो सकते हैं। एक और बात, कुछ मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्यों को नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि पूरे देश में एक रूपता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। ये अनुच्छेद 35 में है। तो ये सब दिखाता है कि सिस्टम में कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चलिए, अब कुछ प्रमुख अधिकारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जैसा हमारी सामग्री में बताया गया है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ये तो लगता है एकदम फाउंडेशनल है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, इनमें एक बारीक सा फर्क है, पर मकसद एक ही है, कानूनी बराबरी। कानून के समक्ष समानता या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी को कोई खास प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सब देश के आम कानून के दायरे में आएंगे। ठीक है। और कानूनों का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ओके, तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव जैसा। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन हमारी सामग्री ये साफ करती है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ हर हाल में एक जैसा ही व्यवहार हो। ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है। अच्छा, मतलब अदालतें कहती हैं कि आप उचित वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर लोगों के बीच कोई तार्किक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और उस फर्क का कानून के उद्देश्य से कोई संबंध है, तो अलग व्यवहार किया जा सकता है। कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए टैक्स स्लैब हैं, ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स, कम कमाने वालों पर कम। ये वर्गीकरण आय के आधार पर है और इसका उद्देश्य रेवेन्यू जुटाना और थोड़ी आर्थिक समानता लाना है। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता। या जैसे बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग कानून होना, ये मनमाना नहीं होना चाहिए। समझ गई। और इसी से जुड़ा कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भी है। हाँ, एवी डाइसी का सिद्धांत। उसके 3 पहलू हैं। पहला, किसी को सजा तभी मिलेगी जब उसने कानून तोड़ा हो। दूसरा, कानून के सामने सब बराबर। ये दोनों भारत में लागू होते हैं। तीसरा पहलू था कि अधिकार अदालती फैसलों से निकलते हैं, जो भारत में लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान ही अधिकारों का मुख्य स्रोत है। पर कानून का शासन खुद हमारे संविधान का एक बुनियादी ढांचा माना गया है। और इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्रवाइयों से इम्यूनिटी मिली है। अनुच्छेद 361 के तहत सांसदों और विधायकों को भी संसद या विधानसभा में कही गई बातों के लिए कुछ छूट है, अनुच्छेद 105 और 194 में। ओके, अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर। ये तो भेदभाव रोकने की बात करता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। सामग्री में केवल शब्द पर बड़ा जोर है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये केवल या ओनली शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि राज्य सिर्फ इन 5 आधारों पर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सिर्फ इन 5? मतलब किसी और आधार पर कर सकता है? हाँ, अगर भेदभाव का आधार इनमें से कोई नहीं है, जैसे मान लीजिए निवास स्थान या शैक्षणिक योग्यता,
तो वो इस अनुच्छेद के तहत मना नहीं होगा। हालांकि हो सकता है वो अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन कर दे। अच्छा। और ये नियम सिर्फ सरकार पर ही नहीं, कुछ मामलों में आम लोगों पर भी लागू होता है। जैसे कोई अपनी दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पर इन आधारों पर किसी को घुसने से नहीं रोक सकता, या कुओं, तालाबों, सड़कों का इस्तेमाल करने से। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है ना, महिलाओं, बच्चों के लिए? हाँ, बिल्कुल हैं। राज्य को ये इजाजत है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान बना सके, जैसे महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। इसी तरह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBCs, अनुसूचित जातियों यानी SCs और अनुसूचित जनजातियों यानी STs की उन्नति के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण या फीस में छूट। यहीं पर हमें OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर यानी उस वर्ग के संपन्न तबके को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का कॉन्सेप्ट भी मिलता है। ओके। और इसी से जुड़ा अनुच्छेद 16 है, जो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। यहाँ भी वही 5 आधार हैं भेदभाव न करने की। वही 5 तो हैं ही, साथ में 2 और जोड़े गए हैं, वंश, डिसेंट और निवास स्थान, रेजिडेंस। तो कुल 7 आधारों पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं, जैसे आरक्षण। हाँ, यहाँ भी महत्वपूर्ण अपवाद हैं। पहला, संसद कानून बनाकर कुछ विशेष नौकरियों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। दूसरा, राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। यहीं पे मंडल कमीशन वाली बात आती है। हाँ, मंडल कमीशन ने अन्य पिछड़ा वर्गों OBCs के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, जिसे बाद में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस 1992 में इसे वैध ठहराया, पर कुछ शर्तें लगा दी। क्या शर्तें थीं? जैसे कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, कुल आरक्षण SC, ST, OBC मिलाकर सामान्यतः 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और शुरुआत में कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। अच्छा, प्रमोशन में नहीं, पर अब तो शायद होता है। हाँ, बाद में संविधान संशोधनों के जरिए SCs और STs के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, कुछ शर्तों के साथ। तो ये काफी विकसित हुआ है मामला। चलिए अब स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो बहुत ही जाना पहचाना है। इसमें नागरिकों को 6 तरह की आजादी की गारंटी है। हाँ, ये लोकतंत्र की रीढ़ है। कौन कौन सी हैं वो 6 आजादियां? पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरा, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव्स। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पांचवा, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। और छठा, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। सामग्री बताती है कि पहले इसमें 7 थी। संपत्ति का अधिकार भी था। हाँ, संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)(f) में था, जिसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब सिर्फ ये 6 बची हैं। और ये आजादियां सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। हाँ, अनुच्छेद 19 की ये 6 स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों को मिली हैं, विदेशियों या कानूनी व्यक्तियों जैसे निगमों या कंपनियों को नहीं। और ये सिर्फ राज्य की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा तो बहुत बड़ा लगता है। स्रोत में तो कई चीजें बताई गई हैं इसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की है। इसमें सिर्फ अपने विचार व्यक्त करना ही नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों का प्रचार करना भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित मानी जाती है। प्रेस की आजादी अलग से नहीं लिखी? नहीं, अलग से नहीं है, पर इसे अनुच्छेद 19(1)(a) का ही हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का भी अधिकार है? हाँ, वो भी अभिव्यक्ति का ही एक रूप है। फोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार ना होना, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार,
ये सब इसमें शामिल माने गए हैं। लेकिन इन पर भी उचित पाबंदियां हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 19(2) में वो आधार दिए गए हैं जिन पर इस स्वतंत्रता पर उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन। और बाकी की 5 स्वतंत्रताओं पर भी ऐसी ही सीमाएं हैं। हाँ, हर स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे सभा करने की आज़ादी है, पर वो शांतिपूर्ण हो और बिना हथियारों के। इस पर भी राज्य लोक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में रोक लगा सकता है, जैसे धारा 144 लगती है। और संघ बनाने की आजादी। संघ या यूनियन बनाने का अधिकार है, पर इसमें हड़ताल करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, ऐसा कोर्ट्स ने कहा है। इस पर भी लोक व्यवस्था, सदाचार या देश की एकता अखंडता के आधार पर रोक लग सकती है। आने जाने और बसने की आजादी। हाँ, पूरे देश में कहीं भी आने जाने और कहीं भी बसने की आज़ादी है। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, लेकिन इस पर भी आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, जैसे उनकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या रिवाज या उनकी संपत्ति बचाने के लिए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और आखिरी, पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस पर भी प्रतिबंध है। राज्य किसी पेशे या तकनीकी कार्य के लिए जरूरी योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, या राज्य खुद कोई व्यापार, उद्योग या सेवा चला सकता है, चाहे वो नागरिकों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर ही क्यों ना कर दे। और जाहिर है, कोई अनैतिक या खतरनाक व्यापार या पेशा, जैसे ड्रग्स बेचना या खतरनाक विस्फोटक बनाना, करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा अधिकार लगता है। सामग्री में गोपालन केस और मेनका केस का जिक्र है, जिसने इसकी व्याख्या को बिल्कुल बदल दिया। इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत संकीर्ण व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, का मतलब है कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाकर प्रक्रिया तय कर दी है, तो बस उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ये देखने की ज्यादा जरूरत नहीं कि वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण है या नहीं। अच्छा, मतलब बस लॉ फॉलो हो जाए। हाँ, बस कानूनन प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन 1978 के मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना नजरिया पूरी तरह बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण सिर्फ मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ ही नहीं, बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध है। मतलब संसद भी मनमाना कानून नहीं बना सकती। हाँ, कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और ऋजु, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए, ना कि मनमानी या दमनकारी। यहीं से एक तरह से अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत भारतीय सिस्टम में आ गया। और जीवन के अधिकार का मतलब भी बदल गया। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव था। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ जानवर की तरह जीना या सांस लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। और सभी पहलू जो जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं, वे सब अनुच्छेद 21 में शामिल हैं। मानवीय गरिमा के साथ जीना, इसमें क्या क्या आ गया फिर? सामग्री में तो बहुत लंबी लिस्ट दी है। हाँ, इसी व्याख्या के कारण सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनेकों अधिकारों को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। अच्छा, पर्यावरण भी। हाँ, फिर आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार तो अब अलेख से भी है ना? हाँ, बिल्कुल। उसे बाद में 86 में संशोधन से अनुच्छेद 21A के रूप में अलग मौलिक अधिकार बना दिया गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। लेकिन वो पहले अनुच्छेद 21 की व्याख्या से ही निकला था। और क्या क्या है इस लिस्ट में? और भी बहुत कुछ है। मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई स्पीडी ट्रायल का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, यहां तक कि सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। सोने का अधिकार भी? अरे वाह! जी हाँ, ये लिस्ट दिखाती है कि अदालतों ने इस एक अनुच्छेद को कितना व्यापक और जीवंत बना दिया है। ये तो सचमुच अद्भुत है। अब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, जो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण देता है। हाँ, अनुच्छेद 22 दो तरह की स्थितियों से डील करता है। पहला हिस्सा उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन्हें सामान्य दंड विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं? उन्हें 4 मुख्य अधिकार मिलते हैं। 1,
गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने का अधिकार। 2. अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। 3. गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय छोड़ के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। और 4. मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। ये तो जरूरी सुरक्षा उपाय हैं। हाँ, लेकिन ये अधिकार शत्रु अन्य देशीय या निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो ये निवारक नजरबंदी क्या है? ये अनुच्छेद 22 का दूसरा हिस्सा है। हाँ, निवारक नजरबंदी का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के और बिना अदालत द्वारा दोषी ठहराए हिरासत में रखना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं, बल्कि उसे निकट भविष्य में कोई अपराध करने से रोकना है। ये सिर्फ शक के आधार पर होता है। शक के आधार पर हिरासत, ये तो खतरनाक लग सकता है। हाँ, इसीलिए इसे लेके काफी विवाद भी रहा है, पर संविधान कुछ सुरक्षा उपाय भी देता है। जैसे किसी व्यक्ति की निवारक नजरबंदी सामान्यतः 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती, जब तक एक सलाहकार बोर्ड, जिसमें हाईकोर्ट के जज या समकक्ष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, रिपोर्ट ना दें कि नजरबंदी बढ़ाने के पर्याप्त कारण हैं। और उस व्यक्ति को भी कुछ अधिकार हैं? हाँ, नजरबंद व्यक्ति को नजरबंदी के आधार बताए जाने चाहिए। हालांकि उन तथ्यों को बताना आवश्यक नहीं है जिन्हें प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाए। और नजरबंद व्यक्ति को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि वो नजरबंदी के आदेश के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो मतलब कुछ सेफगार्ड्स हैं, लेकिन फिर भी ये काफी कठोर कानून है। हाँ, ये बात सही है। हमारी सामग्री ये भी बताती है कि निवारक नजरबंदी का प्रावधान संविधान में रखना काफी बहस का मुद्दा रहा था, क्योंकि कई प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में शांति काल में ऐसा प्रावधान नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो क्या करे? अधिकार होना एक बात है, उन्हें लागू करवाना दूसरी। यहीं पर शायद अनुच्छेद 32 की भूमिका आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 32 ही वो चीज है जो इन अधिकारों को असली ताकत देती है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागजी रह जाते। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। तो ये क्या अधिकार देता है? ये हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो उपचार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटी दाता बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे लागू करवाता है इन्हें? सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, आदेश या रिट्स जारी कर सकते हैं। ये हिट ब्रिटिश कानून से ली गई हैं। हमारी सामग्री में 5 मुख्य रिट का जिक्र है। हाँ, वो कौन कौन सी हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। कोर्ट बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को उसके सामने पेश करे और बंदी बनाने का कारण बताए। अगर कारण अवैध होता है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। यह सरकारी और निजी दोनों तरह की हिरासत के खिलाफ जारी हो सकती है। ये तो बहुत पावरफुल है। दूसरी है धर्मादेश। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये कोर्ट द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निचली अदालत, निगम या सरकार को जारी किया जाता है ताकि वो अपने उस कानूनी कर्तव्य का पालन करे जिसे करने से उसने इनकार कर दिया या विफल रहा हो। ये निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ जारी नहीं होता। ओके। तीसरी है प्रतिषेध। इसका अर्थ है मना करना। ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण ट्राइब्यूनल को जारी की जाती है ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रुक जाए। ये तब जारी होती है जब कार्यवाही चल रही हो। अच्छा, ये रोकने के लिए है। और चौथी है उत्प्रेषण, सशरारी। इसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। ये भी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है। ये या तो वहां लंबित मामले को अपने पास मंगाने के लिए होती है या फिर उस अधीनस्थ न्यायालय के किसी आदेश को रद्द करने के लिए। ये अधिकार क्षेत्र की कमी, कानून की गलती आदि के आधार पर जारी होती है। ये कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी जारी हो सकती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या मुख्य फर्क हुआ फिर? प्रतिषेध कार्यवाही को रोकता है, प्रिवेंटिव,
जबकि उत्प्रेषण फैसला आने के बाद उसे रद्द भी कर सकता है, क्यूरेटिव। समझ गई। और पांचवी रिट? पांचवी है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकार या वारंट से। ये कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। अगर कोर्ट पाता है कि व्यक्ति उस पद का हकदार नहीं है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है। तो ये 5 रिट्स हैं जिनके जरिए कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करवाती हैं, लेकिन इन अधिकारों पर कुछ और सीमाएं भी तो हैं जिनका जिक्र पहले भी हुआ था, जैसे सेना या पुलिस के लिए अधिकारों को सीमित करना। हाँ, अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए सीमित कर सके। इस पर बनाया गया कानून कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और मार्शल लॉ के दौरान अनुच्छेद 21(3)? हाँ, अगर भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू है तो अनुच्छेद 34 संसद को ये शक्ति देता है कि वो उस दौरान व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापित करने के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दे सके। संसद मार्शल लॉ के दौरान दिए गए दंड या आदेशों को भी वैध ठहरा सकती है। मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। और वो 9वीं अनुसूची वाली बात, अनुच्छेद 31(b), वो क्या है? हाँ, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, साथ ही अनुच्छेद 31(b) भी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालती चुनौती से बचाना था। अनुच्छेद 31(b) कहता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी अधिनियम या विनियम को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वो भाग 3 द्वारा दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मतलब इसमें जो कानून डाल दिया वो सेफ हो गया। शुरू में यही माना जाता था, लेकिन जैसा कि हमारी सामग्री बताती है, IR कोयलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था और मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अच्छा, किस आधार पर? इस आधार पर कि क्या वे अनुच्छेद 14 समानता, 15 भेदभाव निषेध, 19 स्वतंत्रता और 21 जीवन का अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो अब 9वीं अनुसूची पूरी तरह से अभेद्य नहीं रही। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? सामग्री में कुछ आलोचनाएं भी बताई गई हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सीमाएं हैं, कई शब्दों की स्पष्टता नहीं है, आपातकाल में सस्पेंड हो जाते हैं और न्याय पाना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। इन आलोचनाओं के बावजूद इनका महत्व तो जबरदस्त लगता है। बिल्कुल, आलोचनाएं अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का महत्व बहुत ज्यादा है। सामग्री इसे कई बिंदुओं में समेटती है। पहला, ये हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। लोकतंत्र की नींव। दूसरा, ये व्यक्तियों के लिए वो स्थितियां बनाते हैं जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तीसरा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े रक्षक हैं। चौथा, ये देश में कानून का शासन स्थापित करते हैं। हाँ, रूल ऑफ लॉ। पांचवा, ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। छठा, ये भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मजबूती देते हैं। सातवां, ये सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, उसे निरंकुश होने से रोकते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस। आठवां, ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद हैं। नौवां, ये व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करते हैं। और 10वां, ये लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में भाग लेने में मदद करते हैं। तो भले ही ये परफेक्ट ना हो या कभी-कभी सीमित लगते हों, पर ये भारतीय नागरिकता और लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बुनियादी हैं। तो इस पूरी चर्चा में हमने भारत के मौलिक अधिकारों की आत्मा को कह सकते हैं छूने की कोशिश की। ये कहाँ से आए, इनकी खास बातें क्या हैं, समानता और स्वतंत्रता जैसे कुछ अहम अधिकारों को थोड़ा गहराई से देखा, उन्हें लागू करवाने के तरीकों यानी रिट्स को समझा, उनकी सीमाओं और कुछ आलोचनाओं पर भी गौर किया और अंत में उनके विशाल महत्व को पहचाना। हाँ, एक अच्छा ओवरव्यू मिला हमें। ये साफ है कि ये अधिकार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अदालतें लगातार इनकी व्याख्या करती रहती हैं और ये हमारे लोकतंत्र के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। जो सामग्री हमारे पास थी उसने निश्चित रूप से एक ठोस आधार दिया इस समझ के लिए। हाँ, ये एक डायनेमिक, लगातार चलने वाला प्रोसेस है।
इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। सामग्री में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बनाने का जिक्र था। जी हाँ। संपत्ति के अधिकार का स्टेटस बदलना आज भारत में कानून और नीति से जुड़ी बहसों को किस तरह प्रभावित कर सकता है? क्या इसने संतुलन को एक तरफ झुका दिया है या बेहतर बनाया है? इस पर विचार किया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत गहरा और प्रासंगिक सवाल है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामूहिक भलाई की जो बहस है, उसी का एक पहलू है। इस पर जरूर सोचना चाहिए कि इस बदलाव का लॉन्ग टर्म असर क्या रहा है और क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।